तो हम कर रहे थे हिस्ट्री का रिवीजन। जनजातीय विद्रोह में मुंडा अथवा उलगन विद्रोह 1858 से 1900 ईस्वी में हुआ। तो मुंडाओं ने रांची के दक्षिण क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू किया। यह एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिससे वे खटकी कहते थे, वो सामूहिक खेती करते थे यानी। और कहा जाता था जमींदारों द्वारा खट्टी अधिकारों का उल्लंघन और अनुबंधित मजदूरों की समस्या और बेकार मजदूरी कराई उनसे, यानी बिना पैसे के काम करवाया, जिसके आदि के कारण वे मुंडा विद्रोह को जन्म हुआ। और मुंडा विद्रोह के संबंध में एक विशिष्ट बात यह है कि इस विद्रोह से पहले मुंडाओं ने कष्टों के निवारण के लिए वैधानिक उपायों का सहारा लिया था। जब उनकी उम्मीदें टूट गईं तभी उन्होंने विद्रोह किया। इस आंदोलन के एक राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य से मसीहावादी दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ। तो मसीहावादी दृष्टिकोण वहाँ परिलक्षित हुआ। और बिरसा ने अपने बिरसा भगवान घोषित किया, यानी बिरसा को उन्होंने भगवान घोषित कर दिया। साथ ही अपने को विष्णु के छोटे भाई के रूप में चित्रित किया। बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किया गया यह आंदोलन एक प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन था। हालांकि यह विद्रोह दबा दिया, किंतु बिरसा के महान नेतृत्व के कारण ऐतिहासिक बन गया। इसमें महिलाएं भी भूमिका निभाई, महिलाओं ने भी। यह किसान आंदोलन थे। तो किसानों द्वारा ब्रिटिश भारत का अर्थ भारत के गांवों पर नियंत्रण, इसीलिए ब्रिटिश शासन का सबसे अधिक कुप्रभाव गांवों को झेलना पड़ा और भारतीय किसान इसके शिकार हुए। तो निम्नलिखित रूप से ब्रिटिश शासन से प्रभाव देखा गया। किसानों का भू राजस्व का अत्यधिक दबाव पड़ा, यानी भू राजस्व उन्हें ज़्यादा चुकाना पड़ा और अकाल की स्थिति में वो उन्हें जबरन भू राजस्व वसूलने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रकृति भी कृषक असंतोष का कारण थी, यानी विदेशी प्रकृति थी ब्रिटिश शासन की, कृषक असंतोष का कारण थी। किसान अपने को ब्रिटिश द्वारा स्थापित संस्थाओं या अधिकारियों से नहीं जोड़ पाए। न तो किसान मतलब विदेश से जुड़ पाए और ना ही वो कोई अधिकारी बन पाए। फिर नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिए जाने के कारण अकाल में भुखमरी की घटना बढ़ गई। फिर ब्रिटिश व्यापार नीति और औद्योगिक नीति के कारण ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया और कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ गया, जिसके कारण ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण व्यवस्था को बल मिला। फिर ब्रिटिश शक्ति की वास्तविक विरासत के साथ भारत में कुछ प्रसिद्ध शासक जमींदार स्थापित हो गए और कई बार किसानों ने इस विस्थापित तत्वों के पक्ष में विद्रोह किया। तो इस तरह से इनकी ये नीति रही। अब पढ़ना है 1857 का विद्रोह। 1857 का महाविद्रोह होगा। तो 1757 ईस्वी में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक और भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच हितों की टकराहट प्रारंभ हो गई थी। तो ब्रिटिश साम्राज्य और भारत के सामाजिक वर्ग हैं जो उनके हितों की टकराहट प्रारंभ हुई। इसके कारण आगामी 100 वर्षों तक अनेक छोटे विद्रोह एवं आंदोलन घटित होते रहे। अंत में 100 वर्षों के पश्चात 1857 का महाविद्रोह घटित हुआ, जो लगभग भौगोलिक विस्तार का व्यापकता एवं तीव्रता में आंदोलनों से पृथक था। यह भारतीयों में संचित असंतोष और आक्रोश का परिणाम था। अब राजनीतिक कारण है इसके, तो इसके कई कारण रहे थे। उसमें से राजनीतिक कारण है कि ब्रिटिश विस्तारवादी नीति के कारण अनेक राजा नवाब विस्थापित हुए और उनके साथ साथ उनके अधिकारी यानी सैनिक भी बेरोजगार हो गए। इस विद्रोह ने असंतुष्ट तत्वों को भूमिका निभाई। फिर आर्थिक कारण, ब्रिटिश बाजार के विस्तार के क्रम में भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को गहरा धक्का लगा। तो हस्तशिल्प उद्योग
गहरा धक्का लगा। परिणाम स्वरूप लाखों कारीगर और शिल्पी बेरोजगार हो गए। फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं। तो ब्रिटिश ने 19वीं सदी में भारत में समाज सुधार में भी रुचि दिखाते हुए विभिन्न कानून जैसे सती प्रथा उन्मूलन 1829 में, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में, तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बनाए। फिर 1850 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा धार्मिक नियोजन कानून लाया गया, जिसका उद्देश्य भारत में ईसाई प्रसार को बढ़ावा प्रसार करना था। जिससे पूर्व 1813 में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट भी दे दी गई थी। परंतु जब ब्रिटिश द्वारा भारत में सामाजिक धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया तो भारतीय अपने दीन धर्म को बचाने की रक्षा के लिए उतर पड़े। फिर सैनिक कारण। ब्रिटिश साम्राज्य की सफलता में बंगाल की जो सेना है, बंगाली सेना की अहम भूमिका रही। तो सैनिकरण में बंगाल सेना है उसकी अहम भूमिका रही। इस सेना से पूर्व ही बर्मा से लेकर पश्चिम में अफगान तक ब्रिटिश साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परंतु उसके साथ भी नक्सली भेदभाव हुआ। तो बंगाल की सेना तो उसने साथ दिया था, लेकिन उसके साथ नक्सली भेदभाव रहा। उदाहरण के लिए ब्रिटिश सेना की तुलना में उन्हें कम वेतन और भत्ता दिया जा रहा था। तो बंगाल लोग जो थे उन्हें कम दिया जा रहा था वेतन भत्ता। उससे भी आपत्ति उन्हें इस बात पर थी कि उन्हें धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा था। और उदाहरण के लिए सैनिक डिप्पल में समान अनुशासन को सैनिक ड्रिल है उसमें समान अनुशासन को लागू करने के नाम पर धार्मिक प्रतीकों मस्तिष्क टीका लगाने पर पाबंदी आदि लगा दी गई थी। फिर चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा तो तत्कालिक कारक था। चर्बी वाले कारतूस यानी सैनिकों की नियुक्ति में ब्रिटिश का झुकाव साक्षर मतलब ब्रिटिश को जब सैनिकों की भर्ती करनी थी तो साक्षर शिक्षित सैनिकों की नियुक्ति पर रहा था। इसलिए उन्होंने उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उच्च जातियों के लोगों को सेना में भर्ती किया था। इस कारण सैनिकों में स्वाभाविक रूप से जातीय संवेदनशीलता आ गई थी तथा चर्बी वाले कारतूस के मामले में एक विस्फोटक रूप ले लिया। चर्बी वाले जो कारतूस थे उसने एक विस्फोटक रूप ले लिया। दरअसल नई राइफल के कारतूस में लगे कागज के मुंह से काटना पड़ता था। जो कागज को मुंह से काटना पड़ता था। सेना में अफवाह फैल गई कि यह कारतूस गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, जो कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, जो कालांतर में सही साबित हो गई। और सैनिकों ने ऐसे कारतूस को चलाने से मना कर दिया और सैनिक है उनका विद्रोह कंपनी सरकार ने कठोर कदम उठाया और विद्रोह को दबाने कठोर कदम उठाया, अतः सैनिक विद्रोह कर दिया गया। 1857 का महाविद्रोह का स्वरूप क्या था और विवाद क्यों है? तो अध्ययन स्रोतों की कमी है। यहाँ निम्नलिखित कारणों से विद्रोह अपने लिखित दस्तावेज नहीं छोड़ पाए। जैसे पढ़े जाने के भय से उनमें कुछ लोगों ने अपने दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। फिर अनेक विद्रोही जो थे वो अशिक्षित थे, जिसके कारण उन्हें कोई लिखित साक्ष्य नहीं छोड़ा। उपयुक्त कारण है कि महाविद्रोह के ऊपर लिखने वाले विद्वानों ने सरकारी अभिलेखागारों के आधार पर बनाए गए सरकारी अभिलेखों के बल पर उसे प्रभाव को कम करके दिखाना था। तो सरकारी जो अभिलेखागार हैं तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने बताया और उनका आधार प्रभाव को कम करके दिखाना था। सिपाही विद्रोह क्यों नहीं कहा जा सकता? तो एक महान विद्रोह में शामिल होने वाले महज सिपाही नहीं थे, बल्कि उनमें कई बड़ी संख्या में गैर सैनिकों की रही थी। उनमें सैनिकों के साथ साथ कुलीन, किसान, शिल्पी एवं
किसान, शिल्पी एवं कारीगर और श्रमिक जनजाति लोग भी भागीदारी रहे थे। इसलिए सिपाही बस नहीं कहना चाहिए। सिपाही किसानों से पृथक नहीं थे, बल्कि वे किसान परिवार से आते थे, इसलिए किसानों में असंतोष को भी व्यक्त करते थे। अगर एक तरह से देखा जाए तो स्वयं वे वर्दी में किसान थे। फिर इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप में देखा जाने लगा। इन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बता दिया। तो निम्न कारण से बताया, क्योंकि नवीन अध्ययन सामग्री जैसे सामाजिक समकालीन उर्दू साहित्य, भोजपुरी लोक साहित्य आदि के प्रयोग ने इस महाविद्रोह के लिए पर प्रकाश पड़ने लगा। इसका भौगोलिक विस्तार व्यापक माना जाता है। यह महज उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह प्रभाव मद्रास, कर्नाटक और मालाबार क्षेत्र तक देखा गया। इसमें व्यापक सामाजिक भागीदारी देखी गई। आरंभ में इसे केवल कुलीनों, सिपाहियों की भागीदारी मानी जाती थी, परंतु अब हमें ज्ञात होता है कि इसमें बड़ी संख्या में किसान, श्रमिक, कारीगर और शिल्पी जनजातीय लोग शामिल हुए थे। और नवीन शोधों के आधार पर हमें कुलीन महिलाओं के साथ साथ निम्न श्रेणी की महिलाओं की भी भागीदारी की सूचना मिलती है। उदाहरण के लिए कानपुर की तवायफ है वो अजीजून बाई का कोठा विद्रोहियों के मिलन का स्थल था। उसी प्रकार अवंती झलकारी बाई आदि जैसी निम्न जाति की महिलाएं भी शामिल हुई थी। फिर एक क्षेत्र की घटना दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी, और क्षेत्र के नेता की अपील दूसरे क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र पर अपना प्रभाव भी छोड़ रही थी। सबसे बढ़कर भोजपुरी लोक साहित्य जन आकांक्षा भी व्यक्त की। तो भोजपुरी साहित्य उसने जनता की आकांक्षा को व्यक्त किया, और यह आकांक्षा स्वतंत्रता के लिए थी। उदाहरण के लिए, अब छोड़े दे फिरंगी हमारा देशवा, इस तरह उनके गीत थे। 1857 के महाविद्रोह की विफलता के कारण क्या थे? तो विद्रोहियों के स्पष्ट लक्ष्य और कार्यक्रम का अभाव था। तो स्पष्ट लक्ष्य नहीं था और कार्यक्रम का भी पता नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के बीच आपसी तालमेल का अभाव था। ब्रिटिश कंपनी को अनेक शासकों और कुलीनों का समर्थन प्राप्त था, तथा नौविद मध्यम वर्ग का झुकाव भी ब्रिटिश की तरफ था। नव उदित हुए मध्यम वर्ग थे, उनका झुकाव कंपनी की तरफ था। इसमें ब्रिटिश कंपनी के पास बेहतर हथियार और संसाधन थे उनके पास। ब्रिटिश कंपनी को कुछ योग्य अधिकारियों की सेवा मिली थी। तो यहाँ योग्य अधिकारी की सेवा मिली हुई थी, जैसे नील, हडसन, ह्यूरोज और निकोलस। तो निकोलस, ह्यूरोज, हडसन, नील ये अच्छे अधिकारी थे। पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी ब्रिटिश के पक्ष में थी, जैसे कि समय तक कीमिया युद्ध समाप्त हो गया था, यूरोप में चल रहा था जो। अतः ब्रिटिश को भारत की अतिरिक्त सेना मंगाने में सहूलियत हुई। भारत में उन्होंने अतिरिक्त सेना मंगा ली। फिर विद्रोही सैनिकों पर अंधविश्वास का भी प्रभाव था। तो विद्रोही सैनिक जो थे, विद्रोही सैनिक पर अंधविश्वास का प्रभाव था। विशेष 1857 में धूमकेतु प्रकट हुए, जो उनसे अपशगुन का सूचक थे। तो अंधविश्वास जनता में फैला था। महत्व क्या है? इसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया, यानी क्रांति लाने का इसने प्रयास किया। 1857 का विद्रोह भले ही तात्कालिक रूप में अपने लक्ष्य को सफल नहीं हो सका, परंतु ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध कर रहे हैं। इसकी 50वीं जयंती पर वी.डी. सावरकर के नेतृत्व में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने महान घटना को याद किया। 50वीं जयंती पर इसे याद किया गया। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया, यानी हिंदू मुस्लिम एक थे। इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य हिंदू मुस्लिमों के बीच गठबंधन को कायम करने में भी इसे समय समय पर याद किया गया।
1892 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस प्रकार भारत के ग्रामीण लोगों ने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका था, वह बर्बरता 1857 के महाविद्रोह की याद दिलाता है। चरी वाले कारतूस का मामला अपने आप में इतना बड़ा कारण नहीं था कि किसी साम्राज्य के उत्थान पतन का उत्तरदायी हो, तो 1857 के विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में इस कथन को औचित्य परीक्षण करना है। 1857 के महाविद्रोह के कारण स्वरूप निर्धारण का मुद्दा आरंभ से ही विवादास्पद मुद्दा रहा है, और इसकी वजह है कि निष्पक्ष इतिहास लेखन का अभाव। ब्रिटिश इतिहासकारों का बल महज सिपाही विद्रोह सिद्ध करना था। इसके कारण जो महज चरी वाले कारतूस की घटना तक सीमित था, यानी उन्हें सिर्फ चरी वाले कारतूस तक सीमित किया और सिपाही विद्रोह, बस ब्रिटिश ने बताया कि सिपाही लोगों ने थोड़ा विद्रोह कर दिया है, परंतु इसका वास्तविक कारण था ब्रिटिश औपनिवेशिक हित और भारत के विभिन्न वर्गों के हितों के बीच सीधी टकराहट। ब्रिटिश शासन की स्थापना के काल से ही इसका कुप्रभाव विभिन्न वर्गों पर देखा गया। यथा किसान, शिल्पी, कारीगर, जनजाति समूह, कुछ पुराने राजा, नवाब, जमींदार, इन सब की प्रतिक्रिया समय समय पर विद्रोह आंदोलन के रूप में फूटती रही थी। तो विद्रोह होता रहा था और आंदोलन 1757-1857 के बीच लगभग 100 छुटपुट विद्रोह एवं आंदोलन होते रहे थे। तो 100 छुटपुट विद्रोह होते रहते और आंदोलन होते रहे थे, जैसे कि संथाल विद्रोह। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ चरी वाले कारतूस की घटना ने इसे विस्फोट का पहला अवसर प्रदान किया। फिर देखते ही देखते उसने जन आंदोलन का रूप ले लिया, अतः विद्रोह उसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में दिखने लगा। स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में विद्रोह दिखने लगा। इसीलिए इतने बड़े राजनीतिक उत्थान को मैं चरी वाले कारतूस की घटना के रूप में देखकर इसके महत्व को कम करके आंकना सही नहीं है। अब आधुनिक राष्ट्रवाद। 19वीं सदी का समाज और धर्म सुधार आंदोलन। तो 19वीं सदी में समाज है, उसका धर्म में सुधार हुआ आंदोलन। तो भारतीय पुनर्जागरण क्या है? भारत का पुनर्जागरण आधुनिक राष्ट्रवाद में जिस प्रकार यूरोपीय पुनर्जागरण ने 16वीं सदी में यूरोप को आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया, उसी तक 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण ने भारत के आधुनिकीकरण को बल दिया। पुनर्जागरण एक प्रकार की बौद्धिक गतिविधि थी जिसमें भारतीय समाज के मध्य युग से आधुनिक युग में रूपांतरित करना संभव बनाया। उद्भव के कारण क्या थे? राष्ट्रवाद के, आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव को संभव बनाया। तो प्राच्यवादियों ने भारतीय संस्कृति की उद्घाटना तथा उनका गौरवगान करके भारतीयों में अतिरिक्त आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि भारतीय भी तुच्छ नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा था ना, प्राच्यवादियों ने, उनका धर्म संस्कृति भी ठीक है। तो आत्मविश्वास उन्होंने पैदा कर दिया था प्रशंसा करके। फिर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों का एक समूह पश्चिम की उदारवादी विचारधारा के संपर्क में आ गया था, उनकी मंशा जान ली थी। फिर ईसाई मिशनरियों के द्वारा चर्च के प्रसार के क्रम में शिक्षा के विकास पर जो बल दिया गया, उसके कारण तो चर्च का विकास हुआ, उसने शिक्षा पर बल दिया, जिसके कारण नवीन चेतना को प्रोत्साहन मिला। फिर प्रिंटिंग प्रेस के विकास के बाद आधुनिक पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकों के प्रकाशन को बल मिला। पुस्तकाएं चलने लगी और प्रकाशन होने लगा, जिसके कारण भी नवीन विचारधारा का प्रसार प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए सामाजिक वर्ग, पूंजीपति और शिक्षित भारतीयों का वर्ग आदि अस्तित्व में आया। तो सामाजिक वर्ग अस्तित्व में, पूंजीपति और शिक्षित वर्ग अस्तित्व में आए, जिन्होंने नवीन
विचारधारा को स्वीकृति प्रदान की। फिर से आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव को क्यों जोड़ा जाता है? आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव क्यों हुआ? तो आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव की एक आवश्यक शर्त होती है कि किसी राज्य या देश के निवास करने वाले लोगों के बीच परस्पर जुड़ाव का भाव होना। 18वीं सदी के भारत में हम यह भाव दिखाई देता है। इस कारण भारत का आंतरिक विभाजन अर्थात आंतरिक रूप से वो कहते भारत विभाजन अर्थात भारतीय जनजातियों में जनजातीय, लैंगिक और क्षेत्रीय विभाजन से ग्रसित था। पहले तो भारत ऐसी जनजाति अलग थे, लैंगिकता भेदभाव था, विद्वान था, परंतु 19वीं सदी के समाज जो था उसमें धर्म सुधार आंदोलन ने आंतरिक विभाजन को कमजोर कर दिया और लोगों में एक होने की भाव जागृत हो गए थे। तो नवीन रूप से भारत अब क्या हुआ? राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने लगा। किन बातों का इस पर बल रहा? तो तर्कवाद, जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन एक तर्कवादी, समाज में सुधार आंदोलन हो रहा है तो तर्क के आधार पर हो रहा है। अतः समाज सुधारकों ने भारतीय समाज संस्कृति के अध्ययन और समाज की जो कुरीतियां हैं तो सामाजिक कुरीतियां कुरीतियां जो है उनकी समाप्ति के लिए केवल ग्रंथों का सहारा नहीं लिया बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी आधार बनाया। उन्होंने तर्क दिया कि आधार बनाकर सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय दशा आदि पर चोट की। तो उन्होंने नवीन दृष्टिकोण आधार के उन पर चोट की। उनके द्वारा बाल विवाह की आलोचना इस आधार पर नहीं की गई कि शास्त्रों के द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि इस आधार पर की गई कि लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर मानववाद, तो इसके तहत पारलौकिकता के समांतर अलौकिकता यानी ईश्वर के समान मानव की प्रतिष्ठा पर बल दिया गया। तो मानवतावाद का प्रसार किया। व्यक्तिवाद, इसने तर्क और व्यक्ति की निजी पहचान पर बल देकर व्यक्तिवादी चेतना को प्रोत्साहन दिया, यानी तर्क पे बात की, व्यक्तिवादी निजी पहचान बल दी। इस काल में धार्मिक ग्रंथ जन सामान्य को उपलब्ध कराए गए। तो जो धर्म ग्रंथ है वो जनता को बांटे गए, उपलब्ध कराए गए। अतः स्वाभाविक रूप से ग्रंथों के विश्लेषण के रूप में उन्होंने ग्रंथ पढ़े, उनका विश्लेषण किया तो के रूप में पुरोहितों की भूमिका कम हो गई। सार्वभौमवाद, धार्मिक सार्वभौम से तात्पर्य धार्मिक विभाजन को नजरअंदाज कर देना और ईश्वर की एकता और मानव के बीच बंधुता पर बल दिया गया। तो ये सर को एक मानव और बंधुता पर बल दिया। विशेष स्वरूप है प्रभाव बनाम प्रतिक्रिया, यानी प्रभाव डाला और प्रतिक्रिया हुई। तो भारतीय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव में आया, परंतु जल्द ही उन्हें पश्चिमी बुद्धिजीवियों की विचार और व्यवहार के बीच अंतर नजर आ गया। उनके विचार अलग हैं और व्यवहार अलग कर रहे हो। और फिर उसमें प्रतिक्रिया हुई, मतलब उनने प्रतिक्रिया हुई तो उस प्रतिक्रिया में उन्होंने परंपरा की ओर देखा और पाश्चात्यवाद एवं परंपरावाद दोनों का प्रभाव बना रहा। तो पश्चात का थोड़ी प्रभाव रहा और परंपरा की ओर देखा तो परंपरा का भी प्रभाव बना रहा। 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चात विचारधारा के प्रभाव में आरंभ हुआ था। तो पुनर्जागरण जो है पश्चात की जो विचारधारा है तो पुनर्जागरण पश्चिम की विचारधारा के संपर्क में आकर आरंभ हुआ, परंतु आरंभ होने के पश्चात इसने पश्चिमी मॉडल को चुनौती दे डाली। अतः मूलतः समाज सुधार आंदोलन था, परंतु उस काल में समाज एवं धर्म दोनों एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए थे। समाज भी एक दूसरे से और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अधिकांश सामाजिक बुराइयों को धर्म से ही स्वीकृति मिली, यानी समाज में जो बुराइयां थी धर्म उन्हें मानने लगा था, इसलिए स्वीकृति थी। इसलिए समाज सुधारकों से पहले धर्म सुधार आवश्यक था।
फिर समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति। तो कुछ संस्थाओं सुधारकों तथा पाश्चात्यवाद का अत्यधिक प्रभाव रहा। तो कुछ संस्थाएं थी, सुधारक थे, पाश्चात्यवाद का अधिक प्रभाव रहा। वहीं कुछ अन्य संस्थाओं एवं साधुकार सुधारकों पर पाश्चात्यवाद और परंपरावाद बीच की संतुलन देखने को मिलता है। कुछ लोगों पर मतलब पाश्चात्यवाद का अधिक प्रभाव था और संस्थाओं का, लेकिन कुछ ने संतुलन देखा, संतुलन को देखने को मिला है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें परंपरावाद का बहुत अधिक प्रभाव है, यानी परंपरा बस को माने, कुछ मॉडर्न ही है और कुछ संतुलन मानते। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। पाश्चात्यवादी प्रवृत्ति, यानी पाश्चात्य की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जी। तो यंग वंग आंदोलन, यह आंदोलन संगठनकर्ता हेनरी विलियम डेरोजियो ने हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक पद पर रहे थे। तो ये यंग वंग आंदोलन में विलियम डेरोजियो हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक पद पर रहे। उन्होंने अपने इर्द गिर्द युवाओं को एक समूह खड़ा किया, यंग वंग आंदोलन की शुरुआत की। अब युवाओं को उन्होंने अपने आसपास खड़ा किया और आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की। इस आंदोलन ने सुधार के लिए कदम उठाए, परंतु इनकी सबसे बड़ी सीमा थी कि पाश्चात्यवाद। इस कारण उन्होंने भारतीय अतीत के साथ अपना संबंध विच्छेद करने का प्रयास किया। पाश्चात्यवादी सोच रहे थे तो अतीत से इन्हें संबंध विच्छेद कर दिया। अतः इसे बंगाल के समाज की स्वीकृति नहीं मिली। अब इन्होंने परंपरा को छोड़ दिया तो समाज इसे स्वीकार नहीं कर पाया। फिर योगदान क्या है, तो बंगाली समाज में रूढ़िवादी विचारधारा पर चोट करने और तर्क को प्रोत्साहन करने में महत्व की रूढ़िवादी विचारधारा थी, उसको उस पर चोट की उन्होंने। फिर व्यक्ति एवं विचारों की स्वतंत्रता को बल प्रदान किया, यानी व्यक्ति के जो विचार हैं, विचारों की स्वतंत्रता को बल दिया। आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना को प्रोत्साहित किया। तो पाश्चात्यवाद एवं परंपरावाद का समन्वय, तो इसमें पाश्चात्यवाद के समन्वय में राजा राममोहन राय व्यक्तित्व पाश्चात्यवाद और पूर्व के विचारों का संश्लेषण था। तो राजा राममोहन राय जो थे उन्हें पाश्चात्यवाद और परंपरा यानी पूर्व के विचार दोनों शामिल थे, क्योंकि उन्होंने हिंदू बौद्ध संस्कृति, अरबी फारसी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति सभी का प्रभाव देखा था। तो हिंदू बौद्ध की संस्कृति देखी थी और फिर फारसी संस्कृति देख ली और पाश्चात्य संस्कृति देख ली थी। उन्हें धर्म सुधार, समाज सुधार पर बल दिए। तो उन्होंने धर्म का सुधार करना चाहा और समाज का। भारत में आधुनिकीकरण के लिए ये आवश्यक माना कि उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और जिसका उद्देश्य था हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना। तो ब्रह्म समाज की जिन्होंने स्थापना की उसका उद्देश्य समाज को सुधारना था। एकेश्वरवाद को प्रोत्साहन, एकेश्वरवाद उसको प्रोत्साहन देना। इसी प्रकार उन्होंने समाज सुधार के मोर्चे पर सती प्रथा उन्मूलन को सफल बनाया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए भी काम किया, यानी आधुनिक शिक्षा दी जाए, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो। उनके प्रयास में कालांतर में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। उन्होंने शिक्षा पर बल दिया क्योंकि वे आधुनिकीकरण के लिए पश्चिमी शिक्षा को आवश्यक मानते थे, यानी आधुनिकता लानी तो पश्चिमी शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। फिर धर्म सुधार आंदोलन, तो महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से हुई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई केशव चंद्र की प्रेरणा से और आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की। बाद में RG भंडारक और महादेव गोविंद रानाडे ने संगठन में शामिल हुए और समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय श्री राणा जी को जाता है। इसने जाति प्रथा की समाप्ति, विधवाओं के पुनर्विवाह, तो जाति प्रथा है तो उसकी समाप्ति हो गई, विधवाओं का पुनर्विवाह हो, नारी को शिक्षा दी जाए, बढ़ावा, बाल विवाह का अंत आदि के पक्षों की प्रभावपूर्ण आवाज उठाई।
और इन्होंने एक ब्रह्मा की उपासना, यानी एक ब्रह्मा है तो एक ब्रह्मा की उपासना का संदेश दिया और धर्म को जाति रूढ़िवादिता से मुक्त करने का प्रयास किया। यानी धर्म में जातिवाद ना हो, न रूढ़िता हो, पुरानी सोच की। फिर स्वामी विवेकानंद आए तो नव वेदांतवादी थे। स्वामी विवेकानंद को नव वेदांतवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ एक तरफ उन्होंने वेदांत के दर्शन के वैश्विक महत्व को उद्घाटित किया, यानी वेदांत के दर्शन का क्या वैश्विक महत्व है इसको उद्घाटित किया, वहीं उन्होंने नवीन आवश्यकताओं के अनुकूल वेदांत दर्शन की व्याख्या की कि नवीन जो अनुकूल है वेदांत है उसके अनुकूल होना चाहिए। फिर वेदांत व्यवहारिक वेदांत कहलाता है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा का साक्षात्कार शोषित और पीड़ित लोगों के चेहरे पर किया कि ब्रह्मा जो है शोषित और पीड़ित लोग हैं उन्हीं में ब्रह्मा है। इस संदर्भ में उन्हें दरिद्र नारायण की उपासना आराधना की। फिर समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद भारत की प्रगति के लिए सामाजिक उत्थान आवश्यक समझते हैं, यानी समाज की प्रगति करके भारत का उत्थान किया जा सकता है। उनका मानना था कि जब भारत जो है वो जाति और नस्लवाद और क्षेत्रवाद की विभाजन को समाप्त नहीं करेगा तब तक महान राष्ट्र नहीं बन सकता। और वे मानते थे कि जब तक हमारी संख्या एक भाग शोषित, हमारी जनसंख्या है तो उसका एक भाग शोषित है, पीड़ित रहेगा, तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा। फिर धार्मिक सुधार क्या है? उन्होंने धार्मिक कर्म कांडों पर प्रहार किया। जो धर्म के कर्म कांड चल रहे हैं उन पर प्रहार किया। एक तरफ तो वे धर्म और तथा अध्यात्म को पूर्वी संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। तो धर्म है, अध्यात्म है, इसको संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे, धर्म अध्यात्म को। वहीं दूसरी तरफ वे धर्म आडंबर के विरोधी थे, धर्म को आडंबर को विरोध कर रहे थे। एक सामाजिक विचारक, इनका मानना था कि भारतीय वर्ण व्यवस्था न केवल भारत बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में विद्यमान रही है। तो जो केवल भारत समाज विचारक हैं वो न केवल भारत में बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में विद्यमान रही। सर्वप्रथम ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आई थी और फिर क्रमशः क्षत्रियों वैश्यों के हाथ में सत्ता आ गई। अब शूद्रों के हाथों में आना चाहिए जो बहुसंख्यक हैं और शूद्रों से उनका तात्पर्य श्रमिक वर्ग से है। फिर परंपरावादी प्रकृति आर्य समाज, उत्तर भारत में आर्य समाज महत्वपूर्ण प्रभावकारी संस्था के रूप में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। 1875 में दयानंद सरस्वती ने अपने प्राचीन ग्रंथ के रूप में वेदों को महत्व पर अधिक बल दिया। तो वेदों के महत्व का किया और वेदों के महत्व पर बल दिया और उसे ही हिंदू धर्म का वास्तविक आधार माना। तो वेद को हिंदू धर्म का आधार माना। योगदान क्या है? तो वेदों के आधार पर उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि धार्मिक कांडों पर चोट की। सामाजिक क्रांति के रूप में उन्होंने बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह, यानी बाल विवाह जो होता है और अंतरजातीय विवाह, एक जाति से दूसरी जाति में, और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया और छुआछूत को अस्वीकार कर दिया और जाति विभाजन की आलोचना की कि जाति के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने वेदों पर आधारित चतुर्वर्णीय व्यवस्था का समर्थन किया। जैसे कॉलेज वुड की आर्य समाजियों ने डीपीबी स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना पर आधुनिक शिक्षा प्रोत्साहन दिया। सीमाएं क्या है? ये अत्यधिक पुनरुत्थानवादी होने के कारण इसने मुसलमानों के प्रति द्वेष को जन्म दिया। तो मुसलमान है तो मुसलमान के प्रति द्वेष को जन्म दिया। वेदों की व्याख्या उच्च वर्ण के हिंदुओं को ही आकर्षित कर सकी, जबकि निम्न जाति के लोग इसके प्रति आकर्षित नहीं हो सके। तो केवल उच्च जाति के लोगों को आकर्षित करती थी और निम्न जाति के लोग इससे आकर्षित नहीं हुए। फिर आर्य समाज आंदोलन ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की नीति के विरुद्ध तथा स्वाभाविक प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है। इस कथन का समालोचना परीक्षण करना है।
अब है क्वेश्चन, आर्य समाज आंदोलन ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की नीति के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया को बताता था। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो आर्य समाज के जो आंदोलन थे वो ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की नीति के विरुद्ध थे, यानी और स्वाभाविक प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता था, यानी ईसाई धर्मांतरण कर रहे थे और भारत में धर्मांतरण कर करके दूसरे धर्म में लोगों को बदला जा रहा था। तो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था किसी भी देश अथवा समाज के लिए आर्थिक शोषण की समस्या उत्पन्न नहीं करती, बल्कि उसकी उपस्थिति में एक प्रकार के सांस्कृतिक तनाव को भी जन्म देती है। यानी आर्थिक शोषण तो होता ही है और समाज में सांस्कृतिक तनाव भी जन्म देती है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों की उपस्थिति में इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों के खुले तौर पर धर्म प्रचार की छूट दी गई थी, जिसके पश्चात ईसाई मिशनरियों के द्वारा निरंतर जनजातीय समूहों और दलित वर्गों के लोगों का ईसाई पंथ में धर्मांतरण किया जा रहा था, धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। परिणाम स्वरूप 1831 की जनगणना में भारत में ईसाइयों की संख्या में वृद्धि देखी गई। कुछ हिंदू सुधारकों की चिंता का कारण था। आर्य समाज ने ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई, और हालांकि हिंदू समाज के अंतर्गत ऐसा कोई धर्मांतरण का मॉडल मौजूद नहीं था कि धर्मांतरण करके दूसरे में धर्म में बदल दिया जाए, परंतु दयानंद सरस्वती, तो धर्म के अंतर्गत ऐसा मॉडल नहीं था, परंतु दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज में एक नए प्रकार के मॉडल शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का लक्ष्य था हिंदुओं को जो किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो चुके थे पुनः हिंदू धर्म में लाना। इसलिए उन्हें जोरदार प्रचार करना आरंभ किया, परंतु औषधि रोग से ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हुई, यानी उनका ये काम नहीं कर पाया, और इसने अन्य धर्मों के प्रचारकों को भी उकसा दिया। इसका कारण भारतीय धार्मिक जीवन में सांप्रदायिकता का जहर घुल गया। तो आर्य समाज अपनी तमाम विलक्षणताओं के बावजूद भारत में आंशिक आधुनिकीकरण नहीं ला सका। इसका परीक्षण कीजिए। तो अन्य सुधार मतलब आधुनिकता नहीं ला सका था कि आर्य समाज, तो अन्य सुधारकों की तरह आंदोलन की तरह आर्य समाज भी भारत को एक आधुनिक राष्ट्र स्थापित करने के लिए संकल्पित था, यानी आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहता था। इसने आधुनिकता की दिशा में निरंतर कदम उठाए थे, जैसे धर्म सुधार किया। समाज सुधार से पहले धर्म सुधार एक आवश्यक शर्त था। आर्य समाज ने धर्म सुधार पर बल देते हुए पुरोहितवाद, संस्कारवाद, मंदिर मूर्ति पूजा आदि की आलोचना की और समाज सुधार किया। समाज में उसने महिला उत्थान कार्यक्रम पर बल देते हुए बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं की दयनीय स्थिति पर चोट की और जाति शोषण, छुआछूत की आलोचना की। इस प्रकार उसने जाति विभाजन और लैंगिक विभाजन को कमजोर कर दिया। फिर आधुनिक शिक्षा प्रोत्साहन, कॉलेज गुड के आर्य समाजशास्त्रियों ने DAV स्कूल कॉलेज की स्थापना की और आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, यानी आधुनिक शिक्षा को उसने प्रोत्साहन दिया, स्कूल कॉलेज बनवाए। परंतु निम्न कारणों से आर्य समाज अपेक्षित रूप से भारत में आधुनिकता नहीं ला सका। यह समाज ज्ञान का स्रोत वेदों को मानता था, इसीलिए इसका दृष्टिकोण अत्यधिक परंपरावादी और रूढ़िवादी हो गया था। तो वेदों को मानता था ये, इसलिए परंपरावादी रूढ़िवादी हो गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा निम्न जाति के लोगों को आकर्षित नहीं कर सका, निम्न जाति के लोग इसमें नहीं आए। और फिर उनके द्वारा चलाए जाने वाले शुद्ध आंदोलन, जो शुद्ध आंदोलन चलाया जाए, तो उसने सांप्रदायिकता को बल दे दिया। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन चलने लगे। मुस्लिम में सुधार आंदोलन तो पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति और सुधारवादी प्रवृत्ति, पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाले कारक हैं। जैसे मुस्लिम भारत में शासक वर्ग से जुड़े रहे थे, अतः उनमें सत्ता खो देने का तीखा एहसास था, तो उनकी सत्ता चली गई थी। अब ब्रिटिश राजस्व नीति के तहत मुस्लिम किसानों का शोषण हो रहा था, तो मुस्लिम जो किसान है उनका शोषण हो रहा था। चूँकि प्रतिरोध के लिए उसके पास कोई आधुनिक विचारधारा नहीं थी, मतलब प्रतिरोध करना था उन्हें, लेकिन कोई नई आधुनिक विचारधारा नहीं थी, इसलिए उन्होंने धर्म को प्रतिरोध का आधार अपना लिया या बना लिया। पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति जो
फराजी और बहावी जैसे आंदोलनों को प्रेरित किया। तो फराजी आंदोलन, फराजी एक संप्रदाय था जिसकी स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। तो फराजी एक संप्रदाय था जिसकी स्थापना हाजी सैयदुल्लाह ने की थी और 1838 एवं 1858 के बीच बंगाल में यह आंदोलन चला। आरंभ में फराजी आंदोलन अधिक राजस्व निर्धारण तथा बेदखल किए गए किसान राजस्व के निर्धारण तथा बेदखल किए गए किसानों के असंतोष के कारण आरंभ हुआ था, परंतु आगे दूदू मियाँ के नेतृत्व में इस आंदोलन ने रेडिकल धर्म और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की वकालत की, कि धार्मिक परिवर्तनों सामाजिक परिवर्तन इसकी वकालत की थी। फराजी आंदोलन ने इस्लाम को सही प्रकार की गैर इस्लामी प्रक्रिया से मुक्त कर उसे मूल रूप में स्थापित करना चाहा था, कि जो गैर इस्लामी प्रक्रियाएं चल रही हैं उनसे दूर रहें और मुस्लिम के रूप में स्थापित करना था। और इसने कुरान को मुख्य आध्यात्मिक निर्देशन की मान्यता दिलाने का प्रयत्न किया, यानी कुरान को अध्यात्म का मार्ग निर्देश करने वाला बताने का प्रयास किया। और यह एक कृषक असंतोष का परिणाम था। कृषक लोग असंतोष थे, परंतु धर्म का रंग चढ़ा हुआ था। मतलब कृषक लोग थे जो असंतोष थे, लेकिन उनमें धर्म का रंग चढ़ा हुआ था। बहावी आंदोलन था मुसलमानों को। इस आंदोलन के आरंभिक प्रेरक अरब के प्रमुख संत शेख अब्दुल वहाब थे। तो अरब के थे वो, शेख अब्दुल वहाब थे इस आंदोलन के प्रेरक। और भारत में उनके अनुयायियों ने बहावी विचारधारा के आधार पर मुस्लिमों को संगठित करने का प्रयास किया था। तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने भारत में किया था। कृषक असंतोष को एक धार्मिक आंदोलन की दिशा दे दी थी। तो ये भी कृषक असंतोष थे, फिर धर्म में परिवर्तित आंदोलन करने लगे। भारत में इस आंदोलन को लोकप्रियता सैयद अहमद रायबरेली के कारण मिली। तो भारत में इन्हें इसकी पहचान दे रही, इसके कारण मिली। यह आंदोलन उत्तर पश्चिम और पूर्व और मध्य भारत में सक्रिय रहा। तो इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम को पुनः स्थापित करना, अर्थात दर उल हर्ब को दर उल इस्लाम यानी इस्लाम का देश, दर उल हर्ब मूर्ति पूजक देश को दर उल इस्लाम यानी इस्लाम देश में बनाना। पहले बहावियों ने पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। आगे उसने पंजाब और ब्रिटिश पर कब्जे हो गया। उसने पंजाब पे ब्रिटिश का कब्जा हो गया। तो फिर बहावियों ने ब्रिटिश के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी। बहावी आंदोलन अपनी सांप्रदायिक छवि के कारण भी राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सका, लेकिन उसको मैं कहा था सांप्रदायिक छवि थी, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन पाया। वह सुधारवादी प्रवृत्ति। तो अलीगढ़ आंदोलन, इस संगठनकर्ता सैयद अहमद खान, काजी नजरुल इस्लाम तथा चिराग अली थे। तो सैयद अहमद खान, काजी नजरुल इस्लाम और चिराग अली सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। इनका योगदान है कि समाज सुधार के क्रम में महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। पर्दा प्रथा का विरोध किया। कुरान की आधुनिक व्याख्या की। तो कुरान की आधुनिक इन्होंने व्याख्या की। महिलाओं को उत्थान, पर्दा प्रथा और ये सारे काम किए। फिर शिक्षा के विकास के काम किए और 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी। अलीगढ़ में सीमाएं भी इनकी थी सुधारवादियों की। तो सर सैयद अहमद खान तथा मिथ्याधारकों के शिकार हो गए। अगर भारतीय मुसलमानों के विकास के पथ पर बढ़ना है तो उन्हें ब्रिटिश की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो इस तरह के उनके विचार थे जो गलत मिथ्यावादी थे। वे मुसलमानों के आरक्षण के पक्षपाती तथा प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं के विकास के विरोधी बन गए। जो प्रतिनिधित्व कर रही थी संस्था उनके विरोधी बन गए और मुसलमानों के पक्षधारी तो थे ही। इस तरह से इन्होंने काम किया। फिर आधुनिक भारत में समाज सुधार के केंद्र महिलाएं।
तो आधुनिक जो समाज सुधार हुआ उसमें महिलाएं कहाँ थी। एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या जिसने 19वीं सदी के सुधार का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह थी महिलाओं की दशा। जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश चिंतक ने यह घोषित किया था कि किसी भी सभ्यता की सफलता की कसौटी उसके अंतर्गत महिलाओं की दशा है। अतः भारतीय सुधारकों ने इसे चुनौती के रूप में लिया और उन्हें एक महसूस किया कि भारत की अधिकांश सामाजिक समस्याओं का कारण महिलाहीनता की अवस्था है, महिलाहीन अवस्था में थी। तो उस काल में महिलाओं के संबंध में सामाजिक कुरीतियां, बाल हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा प्रथा आदि प्रचलित थी। 19वीं सदी के सुधारकों ने इनकी दशा में सुधार के लिए कदम उठाए। से बाल हत्या सामान्यतः राजपूतों में प्रचलित थी, जो कन्या के जन्म लेते ही उन्हें मार देते थे। गवर्नर जनरल जॉन सोन ने 1795 थे, उन्होंने 1795 में बेरेजली के समय 1804 में शिशु वध को प्रतिबंधित किया। तो शिशुओं को जो वध किया जा रहा था बच्चों का, उसे प्रतिबंधित किया 1795 ईस्वी में और 1804 ईस्वी के मध्य। फिर सती प्रथा उन्मूलन, तो इसे 1829 ईस्वी के बंगाल रेगुलेटिंग के आधार पर, बंगाल में रेगुलेटिंग के आधार पर कदम उठाया गया। 1830 में मद्रास मुंबई में कानून लागू हो गया। मद्रास और मुंबई में 1830 में लागू हो गया सती प्रथा का उन्मूलन। बाल विवाह उन्मूलन, भारत में बाल विवाह की समस्या आरंभ से ही रही थी। आधुनिक काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे रोकने का साहस प्रयास किया और विद्यासागर उनके समर्थकों के दबाव के कारण 1860 में ईस्वी में लड़की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई थी। तो न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई थी इस समय। इसके कम आयु के विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह को प्रतिबंध करने के लिए समय समय पर तीन अधिनियम लाए गए। सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट यानी सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। फिर सम आयु अधिनियम 1891 में। फिर बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में। तो 1929 में, 1891 में, 1872 में आए। फिर विधवा प्रथा, इस काल में विधवा प्रथा की एक प्रमुख समस्या थी। एक तरह देखा जाए तो विधवा विवाह सती प्रथा उन्मूलन का तार्किक परिणाम था। तो विधवा विवाह जो हुआ तो सती प्रथा सती लोग नहीं मरने लगी, औरतें नहीं जलाई जाने लगी, तो फिर विधवाएं आ गई। तो उसका परिणाम था, जैसे कि हम जानते हैं कि जब विधवाओं की दशा में सुधार नहीं किया जाता तब तक सती प्रथा उन्मूलन का कोई अर्थ नहीं निकलता है, सती प्रथा का मतलब नहीं निकलता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों की वजह से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। महिला साक्षरता, महिला शिक्षा की स्थिति 19वीं सदी के सुधारकों के लिए चिंता का कारण थी, क्योंकि महिलाओं की दशा में सुधार महिला शिक्षा के बिना संभव नहीं था। इस संदर्भ में समाज सुधारकों द्वारा उल्लेखनीय प्रयास किए गए। आगे चलकर कुछ सजग महिलाएं भी सामने आई जिन्हें महिला उत्थान के लिए कार्य किया। भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ की लड़कियों की शिक्षा के लिए अलीगढ़ की लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल स्थापित किए। और बेगम रुकैया सखावत महाराष्ट्र की एक महिला, तो रुकैया सखावत थी, महाराष्ट्र की महिला थी। उन्होंने ताराबाई शिंदे ने अपने प्रयास से शिक्षा प्रणाली स्थापित की। फिर स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखकर पुरुषों के विशेषाधिकारों को चोट की। तो स्त्री पुरुष नामक एक पुस्तक लिखी गई थी ये, और फिर चोट की। और उसी प्रकार पूना में सुधार महिलाओं के रूप में पंडिता रामाबाई थी, तो उन्होंने एक विधवा आश्रम और शारदा सदन की स्थापना मुंबई में की। दलित वर्ग के आंदोलन थे। तो
उन्होंने 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रमुख बल जाति व्यवस्था में सुधार पर ही था। तो जाति व्यवस्था थी तो जाति व्यवस्था में सुधार पर था। अतः इनके द्वारा जाति विभाजन की आलोचना की गई थी और इस दिशा में सर्वप्रथम पहल स्वर्ण नेताओं ने की। तो सवर्ण नेता जो उच्च जाति के थे, सवर्ण नेता, इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए पहल की। तथा राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद और विभिन्न सुधारकों ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। फिर भी शोषण को समाप्त करने के लिए कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया। अंत में कुछ दलित वर्ग के नेता उभर कर सामने आए। तो फिर अंत में दलित वर्ग के नेता उभर कर सामने, उन्होंने स्वयं जाति शोषण के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया। फिर महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और अपने पुत्र गुलामगिरी के माध्यम से अपने रेडिकल विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं को आर्य तथा विदेशी करार दे दिया, सवर्ण हिंदुओं को विदेशी करार दे दिया, जबकि निम्न दलित जाति के लोगों को भारत का आरंभिक वंशज कहा। इसके द्वारा पूना में निम्न जाति के लोगों के लिए बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई उन्होंने। गोपाल बाबा बालंगर, 19वीं सदी के अंत में गोपाल बाबा बालंगर द्वारा महार जाति को संगठित करने का प्रयास किया। फिर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 के दशक में महार जाति को नेतृत्व प्रदान कर एक संगठित जाति आंदोलन खड़ा किया। तो संगठित जाति का आंदोलन किया। अम्बेडकर द्वारा महार जाति की दशा में सुधार के लिए निम्न कदम उठाए। मनुस्मृति जलाकर, तो भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जो थी जलाकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति विरोध का प्रदर्शन किया। और उन्होंने महारों को मारकर पशुओं को ढोने से परहेज करने का सुझाव दिया, यानी पशुओं को ना ढोया जाए, ये सब चीज़ें बंद कर दी जाएं। तो उन्होंने सुधार किए। तो 1930 के दशक में जबरन मंदिर प्रवेश कार्यक्रम आरंभ किया गया। 1930 के दशक में जबरन मंदिर प्रवेश कार्यक्रम आया। दलित वर्ग के लिए संवैधानिक सुधार की मांग की, दलित वर्ग के लिए संविधान में सुधार की मांग की। अछूतों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन का गठन किया। तो अछूत फेडरेशन का भी गठन किया। दलित वर्ग के उत्थान में गांधी अम्बेडकर के दृष्टिकोण में अंतर था। तो अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर दलित वर्ग की दशा में सुधार के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता के हस्तांतरण को आवश्यक मानते थे। तो अम्बेडकर दलित वर्ग की दशा में सुधार करना था तो उन्हें राजनीतिक और आर्थिक सत्ता हस्तांतरण के आवश्यक मानते थे। किंतु गांधी जी समाज सुधार के माध्यम से दलित वर्ग की स्थिति में सुधार के समर्थक थे। अम्बेडकर दलितों की दशा सुधारने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के समर्थक थे। तो अम्बेडकर जी थे दलितों की स्थिति सुधारने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के समर्थक थे, जबकि गांधी जी विरोधी थे। अम्बेडकर जाति व्यवस्था के विरोध में आक्रामक रवैया अपनाने के लिए तैयार रहे। जाति व्यवस्था के विरोध में आक्रामक रवैया अपनाने के लिए तैयार रहे। उदाहरण के लिए जबरन मंदिर प्रवेश। गांधी जी मेल मिलाप की नीति के माध्यम से दलित वर्ग की स्थिति में सुधार के समर्थक थे। तो इन्होंने मेल मिलाप की नीति बताई। अम्बेडकर जाति संरचना को समाप्त करना आवश्यक मानते थे, किंतु गांधी जी जाति संरचना में सुधार का समर्थक थे। अम्बेडकर एक बुद्धिजीवी थे, किंतु व्यवहारिक रूप में जनसामान्य से कटे हुए। तो अम्बेडकर बुद्धिजीवी थे किंतु व्यवहारिक रूप में जनसामान्य से कटे हुए, जबकि गांधी जी जन नेता के साथ सामाजिक कार्यकर्ता थे। फिर त्रावणकोर
दो श्री नारायण गुरु थे यहाँ। इन्होंने दलित जाति एकता एक झावा को संगठित किया। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम की स्थापना की और इनका नारा था एक ईश्वर, एक धर्म, एक जाति। मद्रास में आंदोलन, तो मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार तो मद्रास में जाति उत्पीड़न का विरोध करने वाले एक प्रमुख नेता के रूप में ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार का उद्भव हुआ और प्रारंभ में उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे, परंतु बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन से अपना नाता तोड़ लिया और वी रामास्वामी नायकर ने दलितों को संगठित करने का काम किया और आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। तो रामास्वामी ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी और लोगों से ब्राह्मण का विरोध करने के लिए आगे आने के लिए कहा और द्रविड़ राजनीति के पिता ने कहा जाता है। फिर समाज सुधार आंदोलन का महत्व क्या है, तो इस आंदोलन के साथ भारत में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ। आधुनिकता भारत में एक ऐसे आधुनिक समाज का निर्माण हुआ जो युगीन चुनौतियों को स्वीकार कर सकता था, यानी आज उस युग की जो चुनौतियां थी अब उनको स्वीकार करने की योग्य था। तो इसने भारतीय समाज की शिल्प चिकित्सा कर दी। इसने कठोर जाति व्यवस्था पर प्रहार किया, तो जाति व्यवस्था जो है उस पर प्रहार किया और धार्मिक कर्मकांडों पुरोहितवाद पर चोट की और कर्मकांड पे महिलाओं की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए। इस प्रकार भारतीय समाज उत्थान की प्रक्रिया को बल दिया। इसने प्रचलित सामाजिक मूल पर चोट, जो सामंती व्यवस्था थी उस पर चोट की। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ। क्षेत्रवाद, जातिवाद, लैंगिक विषमता के कम होने से आधुनिक राष्ट्रवाद की चेतना का विकास संभव हुआ। सामाजिक सुधार आंदोलन की सीमाएं क्या हैं? 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण धर्म दर्शन के क्षेत्र तक ही सीमित रहा। तो 19वीं सदी का जो भारत का जो पुनर्जागरण था वो धर्म दर्शन के क्षेत्र तक ही सीमित रहा। इसे यूरोपीय पुनर्जागरण की तरह भौगोलिक अन्वेषण अथवा वैज्ञानिक अन्वेषण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। फिर 19वीं सदी में भारतीय सुधारक एक वैकल्पिक आधुनिकता लाने में विफल रहे। तो वैकल्पिक जो आधुनिकता है उसे लाने में विफल रहे। उनका पाश्चात्य तत्वों के साथ देसी तत्वों को रचनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास असफल रहा, यानी पाश्चात्य तत्वों के साथ उन्हें देसी तत्व जोड़ने थे 19वीं के सुधारकों, तो वो असफल हो गए। यही वजह है कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग पाश्चात्य एवं देसी मॉडल के बीच विभाजित रहा। यही पाश्चात्य समर्थक आज भूमंडलीय की संस्कृति और कट्टर समर्थक के रूप में उभरते हैं और तो दूसरी तरफ देसी मॉडल के समर्थक परंपरा एवं धर्म पुनरुत्थान में लिप्त थे। समाज सुधार से संबंधित कई संस्थाओं की दृष्टि अत्यधिक अतीतोन्मुखी थी। इसके परिणाम स्वरूप पुनरुत्थानवादी प्रकृति को बल मिला और सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला। तो पुनरुत्थान हुआ जो तो पुरानी संस्कृति, तो इस पुनरुत्थान के कारण सांप्रदायवाद को प्रोत्साहन मिला। कुछ हिंदू सुधारकों ने वेदों की श्रेष्ठता पर बल दिया। तो हिंदू सुधारकों ने वेदों को श्रेष्ठ बताया और वेदोत्तर विकास को अस्वीकार कर वेद के उत्तर में जो बाद में विकास हुआ उसको अस्वीकार कर दिया, जबकि उस समय वैदिक परंपरा भी पुरानी पड़ चुकी थी तथा वेदों की कुछ मान्यताओं पर स्वयं गीता ने प्रहार कर दिया था।
समाज सुधारकों ने कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को तो उठाया, किंतु कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा कर दी। तो समाज सुधार हुए, तो समाज सुधार ने कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को तो उठाया ही, किंतु कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को उठाया। उदाहरण के लिए उन्होंने छुआछूत के उन्मूलन के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। तो छुआछूत का जो उन्मूलन होता है, तो उसके लिए उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया। आगे गांधी जी जैसे सुधारक के आगमन के पश्चात इस दिशा में गंभीर प्रयास किया जाता रहा। तो गांधी जी जैसे सुधारक थे, जैसे सुधारक के आगमन के पश्चात दिशा में गंभीर प्रयास किया जा सकता है। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन का सामाजिक आधार अभिजात था, अतः यह नगरीय क्षेत्र तक सीमित था। तो 19वीं सदी का जो समाज सुधार था वह अभिजात वर्ग यानी बड़े लोगों तक था और नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित था, गांवों तक नहीं पहुंचा था। धार्मिक सामाजिक आंदोलन, तो धार्मिक सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन की ओर, जो धर्म में आंदोलन चला था वो अब राजनीति की ओर बदल देगा। तो 19वीं सदी के समाज धर्म सुधार आंदोलन भारतीय समाज में एक प्रकार की शल्य चिकित्सा सिद्ध हुआ, क्योंकि उसके पश्चात एक स्वच्छ भारत का निर्माण संभव हुआ तथा भारत का विकास आधुनिक राष्ट्र के रूप में संभव हुआ। तो आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकास संभव हुआ। कहा जाता है कि 19वीं सदी का सुधार आंदोलन अंततः वस्तु राष्ट्रीय जबकि वह आकृति में धार्मिक था। तो आंतरिक रूप से राष्ट्रीय था जबकि बाह्य रूप में धार्मिक था। धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन की ओर बढ़ गया। तो धर्म सुधार आंदोलन से अब राजनीति की ओर बढ़ गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 में महाविद्रोह के समय भारत में मध्य वर्ग का झुकाव ब्रिटिश की ओर रहा था, परंतु जब धीरे धीरे उसका ब्रिटिश शासन से मोह भंग हो गया तो उसके द्वारा कई क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की जाती रही थी। 1870 के महादेव गोविंद राणा डे ने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया दादा भाई नौरोजी ने। 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस ने इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने। प्रभाव प्रसार की दृष्टि से अखिल भारतीय संगठन था। इसके द्वारा दो प्रमुख मुद्दे उठाए गए थे। प्रथम, ब्रिटिश सिविल सेवा की नियुक्ति में वृद्धि, दूसरा देश की आज़ादी का था। आगे इसे श्रृंखला में 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का परिप्रेक्षण कीजिए। 19वीं सदी है तो उसका पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव क्या थे। तो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण के से तात्पर्य समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन जो अपनी मूल उत्प्रेरणा में राष्ट्रीय था और वह आकृति में बाह्य रूप से धार्मिक था। भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में कुछ निश्चित बाधाएं थी। ये बाधाएं थी भारत का आंतरिक विभाजन और लैंगिक विभाजन, जातीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक राष्ट्र बनने की एक आवश्यक शर्त होती है इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बीच परस्पर जुड़ाव की भावना। फिर इसके लिए आंतरिक विभाजन को कमजोर करना आवश्यक था। यही 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय पुनर्जागरण का बल व्यापक सुधार कार्यक्रम पर रहा जो इस प्रकार है। तो धर्म सुधार किया गया। धर्म सुधार की एक आवश्यक शर्त थी धर्म और समाज के बीच गहरा जुड़ाव, यानी धर्म और समाज में जुड़ाव होना चाहिए। तो धर्म सुधार हुआ। अधिकांश सामाजिक बुराइयों को धार्मिक कर्मकांड से समर्थन मिल रहा था, इसलिए राजा राम मोहन राय से लेकर राणा दे और समाज सुधारकों ने मंदिर में मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, आडंबरों पर चोट की। स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया कि 50 वर्ष तक हमारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है।
वह समाज सुधार। 19वीं सदी के समाज सुधारकों ने महिला उत्थान कार्यक्रम पर बल दिया तथा जाति विभाजन छुआछूत पर अपना निशाना बनाया। इसके परिणाम स्वरूप लैंगिक विभाजन जाति विभाजन कमजोर हो गया। तो लैंगिक विभाजन जाति विभाजन कमजोर हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बेलिंग विद्यासागर जो थे उन्होंने बेलिंग डीके कार्वे और सुधारों ने महिला उत्थान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिए। फिर आधुनिक विचारधारा का प्रोत्साहन दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि इस काल में तर्कवाद मानवतावाद व्यक्तिवाद विचारधाराओं का उद्भव हुआ और आधुनिक युग में भारत में शिक्षक वर्ग के बीच का प्रसार हुआ, जिसके कारण क्षेत्रीय विभाजन कमजोर हो गया। इस प्रकार 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों ने भारत को राष्ट्र निर्माण को प्रोत्साहन दिया। तो भारत में इस तरह राष्ट्र निर्माण हुआ। अब कुछ प्रश्न थे कि ब्रिटेन ने भारत का औपनिवेशीकरण किया तथा भारत का आधुनिकीकरण। अपने मत में पक्षमता देना है कि किस तरह उसने औपनिवेशीकरण किया भारत का और अपना उसने आधुनिकीकरण भारत का आधुनिकीकरण किया। तो ब्रिटिश का स्वाभाविक परिणाम था औपनिवेशीकरण, यानी स्वभाव से उसने औपनिवेशीकरण बनाया, लेकिन ब्रिटिश का अनचाहा परिणाम सिद्ध हुआ आधुनिकीकरण। औपनिवेशीकरण से तात्पर्य भारत पर नियंत्रण स्थापित करना तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में भारत का शोषण करना उसका हित था। जैसा हम जानते हैं कि पूंजीवाद की जरूरत के अनुसार भारत में आर्थिक नीतियां उसकी बदलती रही थी, तो अपनी नीतियां बदलती रही। वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में भारत से ब्रिटिश वस्तुओं का निर्यात हुआ। ब्रिटेन वस्तुओं का उसने यहाँ निर्यात किया, जिसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में भारत को विनिर्माण वस्तुओं के आयातक और कच्चे माल तथा खाद्यान्न के निर्यातक के रूप में पड़ा, यानी कच्चा माल यहाँ से जाने लगा और विनिर्मित माल आने लगा। भारत पर इसका प्रभाव गरीबी बेरोजगारी अकाल पर पड़ा। उसी प्रकार पूंजीवाद के जब वित्तीय चरण चला तो उसने बड़ी मात्रा में पूंजी का भारत में निवेश किया और बदले में भारत को ऋण के साथ ब्याज और मुनाफा चुकाना पड़ा। दूसरी तरफ भारत के समक्ष औपनिवेशिक शोषण के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। समाज सुधार के लिए पहल की गई थी। साथ ही रेलवे टेलीग्राफ विकास तत्कालिक रूप से भारत में दबाव झेलना पड़ा। यही तो तुरंत तो भारत को बिल्कुल लाभ नहीं हुआ, परंतु दूरगामी प्रभाव था कि भारत में आधुनिकीकरण होगा। अब क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत की राजनीतिक विजय की तो विलियम बेंटिक ने सांस्कृतिक विजय। रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित किया। कर्नाटक युद्ध, प्लासी के युद्ध की सफलता पर ब्रिटिश शासन की नींव डाली उसने। उसके उत्तराधिकारियों ने इस नीति को परिवर्तित किया और फिर तलवार की विजय स्थापित सिद्ध नहीं हो सकी और विलियम बेंटिक ने समाज को दृढ़ता प्रदान करने के लिए नीतियां अपनाई। इसमें विधि व्यवस्था और यूरोपीकरण, विधि जो व्यवस्था बनाई वो यूरोप के अनुसार बनाई। समाज सुधार को प्रोत्साहन देना ताकि समाज परंपरागत ढांचे से बाहर निकलकर पश्चिम की नीति को अपनाए और समझौता कर सके। वही समय था जब उदारवादी चिंतक भारतीयों की सभ्य बनाने का दावा कर रहे थे, तो उदारवादी चिंतक भारत को सभ्य बनाना चाहते थे। फिर बेंटिक का उद्देश्य मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू कर भारत को ऐसे वर्ग को जन्म देना जो बुद्धता के लगाव के कारण ब्रिटिश के साथ जुड़ा रहे, यानी ऐसा सामाजिक वर्ग बने जो ब्रिटिश के प्रशंसक हो, भारत में ब्रिटिश शासन को दृढ़ता प्रदान कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां रॉबर्ट क्लाइव ने राजनीतिक विजय की तो विलियम बेंटिक ने सांस्कृतिक विजय की। 15 अगस्त 1947 को हम रॉबर्ट क्लाइव की आज़ादी तो मिल गई, लेकिन बेंटिक से आज़ादी नहीं मिल सकी। अब लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता स्पष्ट कीजिए कि लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था। तो डलहौजी का काल में साम्राज्यवादी विस्तार के लिए नहीं था, बल्कि अनेक प्रशासनिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। डलहौजी के सुधार एक व्यापक औपनिवेशिक हित से प्रेरित रहे थे, यानी औपनिवेश के हित में उसने काम किया था। इसका उद्देश्य रहा था कि ब्रिटिश की औद्योगिक पूंजी के हित में भारत
उसका ब्रिटिश बाजार के रूप में, भारत को एक बाजार के रूप में इस्तेमाल करना। इसका दूरगामी लाभ भारत को मिला, तो बाद में भारत को इसका लाभ मिला। इसके सुधार में डलहौजी के निम्न कदम थे। डलहौजी ने रेलवे निर्माण की पहल की और रेलवे के माध्यम से भविष्य में भारत की भौगोलिक दूरी कम हो गई और भौगोलिक एकता पर बल मिला। डलहौजी ने उन्नत संचार व्यवस्था टेलीग्राफ का निर्माण की पहल की। आगे चलकर टेलीग्राफ के माध्यम से विभिन्न बेतार संवाद स्थापित हो सका। डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना यानी सड़कें, नहरों का निर्माण को प्रोत्साहन दिया। इस कारण विभिन्न क्षेत्रों में आपस में जुड़ा हुआ। इतना ही नहीं, डलहौजी के काल में शिक्षा प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए 1854 में वुड्स डिस्पेंच जैसे भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाने लगा। उसी प्रकार 1853 में टॉम्सनियर शिक्षा पद्धति आई जिसने देसी भाषा में शिक्षा पर बल दिया। तो इस प्रकार डलहौजी ने अनचाहे रूप में भारत की मदद कर दी। इस प्रकार डलहौजी ने एक अनाज उत्प्रेरक की तरह भारत में मतलब अनजाने उत्प्रेरक के रूप में भारत की आधुनिकीकरण की पहल कर दी।